नमस्कार। आयुक्तालय के YouTube चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि ज्ञान सुधा चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास छात्र हित में कर रहा है और हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों का। जैसा कि जो हिंदी लेक्चरशिप परीक्षा है या कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा है वो निकट है और उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर सतत चर्चा कर रहे हैं। हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पर बात कर रहे हैं और इसकी जो 5 मुख्य काव्य धाराएं हैं जिसमें हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य, इन पर हम बात कर रहे हैं। हम जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य पर बात कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के रासो साहित्य पर। तो जैसा कि जैन साहित्य के विषय में हम ये कह चुके हैं कि ये हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जो जैन रास काव्य जो वीर गाथाएं थी उससे ये रासो काव्य जो है वो तनिक भिन्न है। तो यहाँ पर हम रासो काव्य से संबंधित उन तथ्यों का उल्लेख करेंगे जो कि बीती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जब हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो वहाँ रास साहित्य आता है और आज हम जिसकी बात करेंगे वो है रासो साहित्य। तो जब हम रास या रासो साहित्य की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों की रचना शैलियाँ हैं जो उन अलग अलग तरह से है। यदि हम जैन रास काव्य को देखते हैं तो वो उसका विकास धार्मिक परंपरा पर होता है और वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान है। वह वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई वहाँ पर जो कि वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों में हुई। तो जो रासो ग्रंथ है वो यदि देखे जाएं तो वो वीर गाथात्मक माने जाते हैं और जो रास काव्य रहे, जो जैन काव्य रहा, वो धार्मिक काव्य की श्रेणी में उसे रखा गया। जब हम रासो साहित्य की बात करते हैं तो इसका कथानक क्या रहा होगा, इसका विषय वस्तु क्या रहा होगा। तो इन जो रासो साहित्य में जो कथानक है उसका मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसाओं से रहा है और इसीलिए यदि देखा जाए तो इसके मूल रूप जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाए और राजाओं की मृत्यु के पश्चात भी उनकी जो प्रशंसा की जो चीज़ें हैं वो क्षेपक के रूप में वहाँ पर जुड़ती चली गई। इसलिए इनका जो मूल रूप है वो प्रामाणिक रूप है वो नहीं मिल पाता है। यदि हम रासो साहित्य को देखते हैं, रासो काव्य को देखते हैं तो ये 2 रूपों में मिलता है, प्रबंध और वीर गीत, जिसे कि बैलेट्स भी कहा जाता है। यदि प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ देखें तो वो खुमान रासो है और वीर गीत परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ यदि देखें तो बीसलदेव रासो मिलता है। यदि हम खुमान रासो की बात करें तो जैसा कि हमने कहा प्रबंध का ये है सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसके की रचयिता जो है दलपत विजय और इसकी रचना 9वीं शताब्दी में होती है और इसमें चित्तौड़ के नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है जो कि हम आगे देखेंगे। इसी तरह यदि बीसलदेव रासो की बात करें जो कि हमने देखा है कि वीर गीत परंपरा का ग्रंथ है, इसके रचयिता नरपति नाल हैं, 12वीं शती में रचनाकाल है और इसे वीर गीत की श्रेणी में रखा गया है। रासो होते हुए भी यदि हम देखें तो ये प्रधानतः श्रृंगारी काव्य की श्रेणी में आता है। इस पर विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि रासो साहित्य का जो मूल विषय है वो राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्य वीर रस प्रधान काव्य है, ये हम देख चुके हैं। गार्सद तासी की बात करें और गार्सद तासी का मत देखें तो उन्होंने जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो राजसूय शब्द से उन्होंने इसे उत्पन्न माना है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि गार्सद तासी का जो रासो साहित्य के संबंध में या रासो शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने कहाँ से मानी है। कुछ विद्वानों की बात करें तो वो रासो शब्द को राजस्थानी भाषा में रास शब्द से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये भी एक अध्ययन में, एक शोध में ये बात सामने आई है। इसी तरह यदि हम देखें तो डॉक्टर जो नरोत्तम स्वामी हुए हैं उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी शब्द
की व्युत्पत्ति जो है राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है। जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से वो मानते हैं और इसका अर्थ वो कहते हैं कि कथा काव्य है। इसका विकास की दृष्टि से वो कहते हैं कि रसिक रासो से वो रासो शब्द बना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत देखें तो वो रासों का संबंध रसायन से मानते हैं कि रसायन से उसकी व्युत्पत्ति हुई है। और इस संदर्भ में वो जो बीसलदेव रासो का एक उदाहरण देते हैं जो कि नरपतिनाल ने लिखा है कि 1272 मंझारी जेठ बधी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो यहाँ पर वो न केवल इसका रचनाकाल स्पष्ट करते हैं नरपतिनाल, बल्कि जो ये रसायन शब्द लिखा है उन्होंने वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रासों से जोड़ते हैं। यदि और मत देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के जो रासक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी है। उनके अनुसार जो रासक है वो एक छंद भी है और एक काव्य भेद भी वहाँ पर माना गया है। यदि हम आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग वहाँ देखें तो चरित काव्य के लिए किया है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो रासो काव्य है वो चरित काव्य है, वो जो राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा गया है। तो एक तरह से इसका संबंध राजाओं के चरित और प्रशंसा से है। साथ ही वो ये कहते हैं कि ये भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है जिसे रास या रासा कहते थे। और रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासो छंद की प्रधानता रहती थी। और आगे चलकर अगर हम देखें तो रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहा जाने लगा जिनमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया। तो गेयता से संबंधित इसे लिया जा सकता है। और जैसा कि हमने कहा कि प्रबंध काव्य की श्रेणी में भी लिखा गया और अधिकांश जो काव्य है वो गेय की श्रेणी में आते हैं, जिसमें बीसलदेव रासो भी एक महत्वपूर्ण काव्य है। यदि हम देखें तो प्रारंभ में जो रास छंद है जिसका कि हमने उल्लेख किया कि 29 मात्राओं का एक छंद है, वो केवल प्रेम परक रचनाओं में प्रयुक्त किए गए, लेकिन धीरे धीरे वो वीर रसयुक्त जो रचनाएं भी इसी छंद में लिखी गई। इसका जो विकास है रासक से रासा बना, फिर रासा और रासो, ऐसा जो भाषा विज्ञानी है और इतिहासकार है वो मानते हैं। इसी क्रम में जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है और डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो भी आचार्य द्विवेदी के इसी मत का समर्थन करते हैं। तो यहाँ ये अनेक प्रश्न बनते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है और माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा का क्या कहना है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसी क्रम में हम अब देखते हैं कि रासो काव्य परंपरा को किन दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये हम पहली बार से ही कह रहे हैं कि एक तो धार्मिक रास काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। तो धार्मिक रास काव्य परंपरा को हम जैन साहित्य की श्रेणी में रखते हैं और जो ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा है उसे वीर गाथा काव्य की श्रेणी में रखते हैं और या रासो काव्य वहाँ पर कहा जाता है। तो ये स्पष्ट है, ये बार बार दोहराया जा रहा है क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तथ्यों के साथ। जैसा कि हमने कहा रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में गार्सदासी क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वहाँ रसायन से मानते हैं। तो इस तरह ये प्रश्न पूछा जाता है और सुमेलित कीजिए में अक्सर आ जाता है। तो गार्सदासी राजसूय यज्ञ से राजसूय शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। इसी तरह हरप्रसाद शास्त्री राजयश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रसायन से रास या रासो बना है। इसी तरह नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं, जिन्होंने उनका एक छंद भी बताया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी रासव का रस में वहाँ पर इसका रूपांतरण मानते हैं। दशरथ शर्मा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही मत का वहाँ पर अनुमोदन करते हैं, तो वे भी रासक से मानते हैं। इसी तरह माता प्रसाद गुप्त भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत का वहाँ पर अनुमोदन करते हैं। गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि रासक से रास, रासा, रासु और अंततः रासो की व्युत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार इस शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में नाना मत हैं जो कि जो इतिहासकार है वो देते रहे हैं और इन मतों को परीक्षापयोगी दृष्टि से जानना, समझना और याद करना बेहद ज़रूरी है।
धार्मिक रास काव्य परंपरा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जैन कवियों द्वारा रचित ग्रंथ थे। इसका फिर से यहाँ पे दोहराव इसलिए कि कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य निर्धारित किया, और अन्य जैसा कि हम जानते हैं बुद्धि रास, चंदनबारा रास, जीव दया रास जो कि कवि आसगू की रचनाएं हैं, स्थूलीभद्र रास जो जिनधर्म सूरि की रचनाएं हैं, और रेवंत गिरि रास जो कि विजय जैन सूरि की रचनाएं हैं। इसे धार्मिक रास काव्य परंपरा की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह सुमति गणी द्वारा रचित नेमिनाथ रास, प्रज्ञा तिलक द्वारा रचित कच्छूली रास, रासमूर्ति द्वारा रचित जिनपद्य पद्म सूरि रास, शालिभद्र सूरि द्वारा रचित पंच पांडव चरित रास, उदयवंत द्वारा रचित गौतम स्वामी रास, और इन सभी कृतियों का उद्देश्य जो धर्म तत्वों का निरूपण करना था, इसीलिए हमने इसे धार्मिक रास काव्य परंपरा की श्रेणी में रखा है। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि यह वह परंपरा है जिसका मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से रहा है, और साथ ही इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का वर्णन मिलता है, और भाषा में भी यदि हम देखें तो उत्तरवर्ती भाषा रूपों की जो झलक है, जो प्रमाण है, वो भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चारण कवियों द्वारा रचित जो वीर गाथा काव्य है वो इसी वर्ग के अंतर्गत रखे गए। इनमें बीसलदेव रासो जिसके रचयिता नलपति नाल हैं, पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार चंदबरदाई हैं, परमाल रासो जिसके रचनाकार जगनिक है, इसी तरह बुद्धि रासो जिसके रचनाकार जलहण है, विजयपाल रासो नल सिंह है, हम्मीर रासो शाडंगदर हैं, और खुमान रासो जिसके रचयिता जो हैं दलपत विजय हैं। ये उसके इनके रचयिता माने गए हैं। कहीं पर दलपति विजय मिलता है और कहीं पर जो दलपत विजय इस तरह लिखा हुआ मिलता है। इसे दलपत विजय अधिक प्रामाणिक मानना चाहिए। तो ये सारे जो रासो काव्य परंपरा के ग्रंथ हैं वो वीर गाथा काव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। यदि खुमान रासो की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। 9वीं शताब्दी इस तरह लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यदि व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो 9वीं शुद्ध होगा, तो इसे इस तरह लिखना चाहिए। 9वीं शताब्दी की रचना है क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के जो चित्तौड़ नरेश खुमान हुए उनके युद्धों का वर्णन है, इसलिए इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना गया है। लेकिन जो मोतीलाल मेनारिया है वो इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, क्योंकि इसमें उनके अनुसार कि जो 17वीं शताब्दी के जो चित्तौड़ के नरेश रहे हैं राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है, और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना ही नहीं मानते। बहरहाल ये एक शोध और तर्क का विषय है जिसकी बात की जानी चाहिए। लेकिन यदि भाषिक दृष्टि से देखें तो इस काव्य का मूल रूप पाते हैं कि 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था, और भाषा के जो आरंभिक हिंदी रूप के दर्शन हैं वो इस काव्य में होते हैं, इसलिए इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानना उचित है। तो आरंभिक हिंदी रूप है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। दलपत विजय इसके रचनाकार हैं, और चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। पूछा जाता है प्रश्न, मेवाड़ के पर्वतीय शासकों का चित्रण भी मिलता है, और इसीलिए जो मोतीलाल मेनारिया ये कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। आरंभिक हिंदी रूप है। प्रामाणिक हस्तलिपि जो है पूना के संग्रहालय में सुरक्षित और संरक्षित है, और ये 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है, ऐसा माना जाता है। दूसरी जो रचना है वो जो बीसलदेव रासो है, और इस ग्रंथ की रचना जो नरपति नाल हुए हैं उन्होंने इसकी रचना की है। नरपति नाल ने इसकी रचना की है और 1155 ईस्वी में की है। जैसा कि इस उद्धरण से भी स्पष्ट होता है कि 1272 मजारी की प्रथम पंक्ति से ये स्पष्ट है कि संवत 1272 वर्ष भी माना गया, लेकिन जो अधिकांश विद्वान है इसे 1212 विक्रम संवत ही स्वीकार करते हैं। जेठ बधी 9वीं बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी।
यद्यपि ये जो बीसलदेव जो रासो जो ग्रंथ है, ये एक विरह परक संदेश काव्य है, जिसमें अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह का वर्णन है। और वो भोज परमार की पुत्री राजमती से उनका विवाह होता है, फिर वियोग होता है और पुनर्मिलन। तो विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की ये कथा है। मूलतः वियोग काव्य है, विरह परक संदेश काव्य है। और यदि हम देखें तो हिंदी में जो सर्वप्रथम 12 मासा पद्धति का वर्णन है वो इसमें मिलता है, जो कि बाद में हम यदि सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में वो पद्धति देखते हैं तो इसका जो आदि रूप है, प्रारंभिक रूप है, वो हमें बीसलदेव रासों में मिलते हैं। ये इस दृष्टि से भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये ध्यान रखना चाहिए कि बीसलदेव रासो जो है मूलतः गेय काव्य था और गेय रहने के कारण ही इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। लेकिन डॉक्टर मेनारिया ये मानते हैं कि ये काव्य गेय नहीं था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है और यह इस ग्रंथ का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा भी आदिकालीन आरंभिक हिंदी का स्वरूप स्पष्ट करती है और बीसलदेव रासो के लिए कहा जाता है कि हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। यदि हम देखें तो संदेश रासक के समान ही इस ग्रंथ में भी प्रेम की जो निश्चल अभिव्यक्ति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और मेघदूत और संदेश रासक की जो संदेश परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं आदिकाल में अनेक जो चीज़ें हैं वो पहल वहाँ पर दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी ये बात दिखाई देती है। बीसलदेव रासो की यदि हम देखें तो इसकी श्रृंगार परंपरा का जो विकास है विद्यापति से होता हुआ फिर भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों तक सूफी काव्यों तक पहुंचता है और फिर कृष्ण भक्तों को भी वो प्रभावित करती है और रीतिकाल में भी जाकर इसी श्रृंगार काव्य का विकास होता है। तो श्रृंगारिक काव्य, संदेश परंपरा, 12 मासा पद्धति, इन सभी दृष्टियों से बीसलदेव रासो आदिकाल का एक श्रेष्ठ काव्य कहा जा सकता है। फिर बात हम करते हैं हम्मीर रासो की। तो जब हम हम्मीर रासो की बात करते हैं तो इसकी जो कुछ जो छंद है वो प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिलते हैं और इसी के आधार पर, सिर्फ इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इस ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना करते हैं और कोई प्रामाणिकता के संदर्भ में मत नहीं मिलते हैं। लेकिन चूंकि प्राकृत पेंगलम में इसके छंद मिलते हैं और वो कहते हैं कि इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है और हम्मीर की प्रशंसा है। तो कहा जाता है शारंगधरकृत हम्मीर रासो 14वीं शती का रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की माने तो वो कहते हैं कि जो हम्मीर शब्द है वो अमीर का विकृत रूप है। यहाँ पर उनका कहना है कि जो हम्मीर शब्द है वो अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में वहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अतः शारंगधरकृत हम्मीर रासो का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। खैर, अभी तक इसकी कोई रचना भी उपलब्ध नहीं है तो इसलिए इसे अप्रामाणिक रचना भी माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं परमाल रासो की, जो कि 13वीं शताब्दी का एक वीर गीत है। जैसा कि हमने कहा था कि वीर गीत चरित काव्य परंपरा का जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो है बीसलदेव रासो और उसी परंपरा में परमाल रासो भी शामिल किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो आल्हाखंड के नाम से जो काव्य प्रसिद्ध है उसे ही परमाल रासो कहा जाता है। ये रासो लोक गेय काव्य है और इसके गेय होने के कारण ही इसका मूल रूप सुरक्षित नहीं हो पाया है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, चरित काव्य है इसलिए इसके अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं तथा अनेक अंशों में जो भाषा संबंधी जो परिवर्तन है वो भी वहाँ पर दिखाई देता है। कालांतर में यदि हम देखें तो आल्हा जो है लोकगीत की एक शैली बन गया और वर्तमान में आधुनिक विषयों पर भी आल्हा लिखे जाने लगे हैं। 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हाखंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित था।
इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक जो लड़ाइयों का, युद्ध का वहाँ पर वर्णन है। तो परमाल रासो के रचयिता हम देखते हैं कि जगनिक कवि माने जाते हैं, और जगनिक जो है वो महोबा के राजा परमदिरदेव के आश्रित कवि थे। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसकी जो पंक्तियां हैं वो है 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि इस काव्य की एक विशेष शैली है, और छंद विधान की दृष्टि से ही इसे आला शैली कहा गया है। और यदि हम देखें तो इसकी वर्णन शैली और जो प्रभावोत्पकता उत्पन्न करने का जो गुण है वो बेजोड़ है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में यह आला खंड के नाम से गाया जाता था। इसका केंद्र बेसवाड़ा है, और फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इसे सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो की यदि हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो के लिए ये भी कहा जाता है कि इसके उत्तरार्ध को जलहन ने रचा था। ये भी एक बात है कि इसके उत्तरार्ध को इनके पुत्र जलहन ने रचा था। 12वीं शताब्दी की रचना है, प्रबंध काव्य है, और पिंगल शैली में ये लिखा गया है। इसके लिए पृथ्वीराज रासो के लिए ये बात कही जाती है। तो पृथ्वीराज रासो के यदि हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल ने चंदबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि भी माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं, और लघु संस्करण का संकलन चंद्र सिंह ने तथा वृहत संस्करण का संकलन कक्का कवि ने किया था। इसके सर्ग 69 हैं, और पृथ्वीराज रासो के सर्गों को समय कहा गया है, और इसका सबसे बड़ा जो समय है वो कनवज युद्ध है। ये ध्यान रखने की और बात है, उल्लेखनीय है ये। इसका सबसे बड़ा जो समय है वो कनवज युद्ध है। ये वीर और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, पिंगल भाषा में रचित है। 1875 ईस्वी में बूलर ने पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना माना है। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य कहने वाले अकेले विद्वान नरोत्तम स्वामी हैं। शेष विद्वानों ने इसे प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा है। जैसा कि ये कहा जाता है कि इसका जो उत्तरार्ध है वो जलहन ने लिखा है, इनके पुत्र ने लिखा है, और कहा गया है कि जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद महाराज के साथ गए थे और अपने पुत्र जल को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। और वो कहे हैं कि पुस्तक जलहन हत दे, चली गज्जन नृप काज। तो और कहा जाता है कि जल ने जो चंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया, तो ऐसा कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसके 4 संस्करण यद्यपि प्रसिद्ध हुए, और बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का मुद्रण भी करवाया था, जिसका प्रकाशन यदि हम देखें तो वो भी हुआ। और कविराज श्यामल दास ने चंद्रबरदाई और उनकी रचना दोनों को अप्रामाणिक माना है। तो ये अप्रामाणिकता के संबंध में तर्क है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में भट्ट जाति में माना है, और ये 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ऐसा कहा है। तो सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ, और इसकी हस्तलिखित प्रतियां यदि हम देखें तो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद है। यदि हम सबसे बड़े संस्करण की बात करते हैं तो उसमें द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो जो है वो 7,000 छंदों का काव्य है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। और तीसरा लघु संस्करण 3,500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय है। और चौथा संस्करण जो है उसमें केवल 1,300 छंद है, और दशरथ शर्मा जो है वो इसी को जो है मूल रासो मानते हैं।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि पिंगल शैली है, शब्द चयन जो है रसानुकूल है, अभिधेय भाषा है और श्रृंगार और वीर रस का प्राधान्य यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है और इसमें 69 समय है, ये बात ध्यान रखें, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ऐसा साहित्यकार बताते हैं, जिसमें कि कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंदों के महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। और कहते हैं कि चंद जो कवि है वो छप्पय छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो ये भी एक बात है, उल्लेखनीय है, जो कि ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 संस्करण थे, ये बात भी उल्लेखनीय है। सबसे बड़ा संस्करण काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ, तो ये बात ध्यान रखें। यहाँ पर डॉक्टर श्याम, अब इन्हें कौन प्रामाणिक मानते हैं और कौन अप्रामाणिक? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड आदि सभा से प्रकाशित संस्करण को ही प्रामाणिक मानते हैं, जो कि सबसे बड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर और मुंशी देवी प्रसाद इसे सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन इसे प्रामाणिक और कौन इसे अप्रामाणिक मानते हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो मुनि जिनवजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। ये अलग अलग मत हैं जिनके बारे में जो ध्यान रखना जरूरी है। मिश्र बंधुओं की यदि बात करें तो वो कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जाता है। तो ये उनकी एक पंक्ति है जिसे ध्यान रखना जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये उनका उद्धरण है कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तर पर इसमें निखर कर आया है। तो ये विभिन्न उद्धरण हैं जो कि परीक्षापयोगी दृष्टि से ध्यान रखना जरूरी है। यदि हम बच्चन सिंह की दृष्टि से देखें तो वो पृथ्वीराज रासो के लिए कहते हैं कि एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो वो इसे एक ट्रेजेडी बताते हैं बच्चन सिंह, और ये एक नवीन उद्भावना करते हैं कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसी संदर्भ में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध है और इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। और कयमास वध खंड में मंत्री कयमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन तथ्यों का समावेश हमने यहाँ पर किया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्यों की हम बात कर लें तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है, जैसा कि हमने कहा है, पृथ्वीराज रासो को माना गया है। ये प्रश्न पूछा गया है। आदिकाल की रचनाओं में, वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग मिलता है? तो डिंगल शैली में वीर रस की जो रचनाएं हैं उसका जो प्राधान्य है वो डिंगल, जो कि राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से जो भाषा रूप विकसित हुआ उसे हम डिंगल शैली कहते हैं। इसी तरह यदि पिंगल की बात की जाए तो वहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ब्रजभाषा और अपभ्रंश की बात करेंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो रसायन से मानते हैं उत्पत्ति। इसी संदर्भ में किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ से है? तो वो बीसलदेव रासो के लिए कहा गया है, जो कि विरह परक संदेश काव्य है। उनके संदर्भ में ये प्रश्न है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुर रहमान की रचना है संदेश रासक, जिसका हमने जिक्र किया है।
इसी तरह राउलवेल किसकी रचना है, तो रोडा की रचना है। देशिल बहना सबजन मिठा किसकी पंक्ति है, विद्यापति के ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है, तो वे अवहट्ट कहते हैं। इसी तरह भल्ला हुआ जो मारिया बहिणु मारा कंत, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है, लक्ष्मीधर की रचना है, जिसमें हमने देखा कि हमीर रासों के भी जो कुछ पद है वो प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, जो कि लक्ष्मीधर की रचना है। और हमने देखा कि आदिकाल की रचनाओं के आधार पर हम यदि इसके युग की प्रवृत्तियां देखें तो ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता रही है। लौकिक रस की रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें संदेश राशक, विद्यापति पदावली और कीर्ति पताका रही है। उपदेशात्मक साहित्य लिखा गया है, इसे रूखा भी कहा गया है। बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य इस दृष्टि की रचनाएं हैं, जिसमें हठ योग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति अधिक रही। यदि हम मोटे पूरा इस पर विहंगम दृष्टि डालें तो जो धार्मिक साहित्य रही है उनमें बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि का साहित्य मिलता है, जिसमें भविष्यत कहा, पौमचर्यु ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फुटकर साहित्य में अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरी और दो सखुन जैसी रचनाएं मिलती है। युद्धों का यथार्थ चित्रण वहाँ मिलता है, जिसमें वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा है, उनके युद्ध, विवाह आदि का विस्तृत वर्णन है और राष्ट्रीयता का जो अभाव है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं और स्पष्ट वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय यहाँ पर दिखाई देता है। तो यदि हम युद्धों का यथार्थ चित्रण की बात करें तो ओजपूर्ण पदावली यहाँ पर दिखाई देती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और विस्तार पूर्वक वर्णन होने की वजह से वर्णनात्मकता का आधिक्य यहाँ पर देखा जाता है। जैसा कि हमने कहा कि जो महाकाव्य और खंड काव्य और प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य लिखा जाता है। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। बीसलदेव रासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये कहा गया है। और यदि हम देखें तो रासो ग्रंथों की प्रधानताएं रही है और अधिकतर रचनाएं जो हैं वो संदिग्ध हैं। इस युग की भाषा की जो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल कहा गया और मैथिली मिश्रित अपभ्रंश भी यहाँ पर प्रचलित है, जो विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है। जब पिंगल की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्रज और अपभ्रंश की बात करते हैं, जो प्रेमाख्यानक, जो प्रेम काव्य परंपरा के जो ग्रंथ हैं। सभी प्रकार के अलंकारों का समावेश मिलता है, लेकिन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग जो है वो अधिक यहाँ पर मिलता है। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोला और छप्पे जो छंद है इनका प्रयोग बहुतायत से मिलता है। वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग जो आदिकालीन साहित्य में, जो कि धार्मिक साहित्य, रास साहित्य की बात करते हैं, वो वहाँ पर मिलता है। तो हमने अगर पूरे आदिकाल के कवियों के देखें तो अब्दुल रहमान का संदेश राशक, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये इनकी जो भाषिक दृष्टि से है। दलपति विजय का खुमान रासो राजस्थानी हिंदी में, जगनिक का परमाल रासो, सारंगधर का हमीर रासो, नल सिंह का विजयपाल रासो और जल कवि का बुद्धि रासो, ये प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब हम बात करते हैं लौकिक काव्य की, जो कि पांचवी जो काव्य धारा भी यहाँ पर रही है। और यदि हम देखें तो लौकिक साहित्य वह साहित्य है जो लोक में प्रचलित रहा है। इसमें यदि हम बात करें, पहली जो रचना है वो ढोला मारूरा दूहा, ये 11वीं शताब्दी में आती है और ये लोक में प्रचलित प्रेम काव्य है और राजस्थान में बहुत अधिक लोकप्रिय रहा है। और ये राजकुमार ढोला और मारवणी का प्रेम काव्य है, विरह काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ये हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। यदि हम लोग ढोला मारूरा दूहा की बात करें तो इसमें स्त्री हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है और ये 11वीं शताब्दी के आसपास की रचना मिलती है। यद्यपि कुछ जो साहित्यकार हैं वो इसे कवि कल्लोल कृत मानते हैं, लेकिन ये अभी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। इसी तरह यदि हम अमीर खुसरो की बात करें तो वो भी लौकिक साहित्य उन्होंने रचा है और अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो 100 से अधिक बताई जाती है, जिसमें यदि हम देखें तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखन और गज़ल आदि हैं।
उनका समय जो है 1255 से 1325 ईस्वी है। और यदि हम देखें तो इनकी पहेलियां और मुकरियां जो हैं उसमें उक्ति वैचित्र्य, कथन को अलग अलग तरीकों से कहने की जो भंगिमा है वो दिखाई देती है। यदि हम देखें आवाज ए खुसरवी, यदि ये ग्रंथ देखें तो ये इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। प्रश्न पूछा गया है। खालिक बारी की यदि हम बात करें तो ये जो फारसी हिंदी का शब्दकोश है, और जो नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हम जान लें कि खुसरो को जो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने तोताए हिंद की उपाधि दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों में राजकुमार कहते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फिर जो लौकिक काव्य की श्रेणी में आते हैं, जयचंद प्रकाश रचना है भट्ट केदार की, 12वीं शताब्दी की रचना है। इसी तरह जयमयंक जो जस चंद्रिका है वो मधुकर कवि की रचना है 12वीं शताब्दी में। ये दोनों ही रचनाएं अप्राप्य हैं और इन रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जो जयचंद हैं उनके शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं ग्रंथों से मुक्तक काव्य परंपरा व श्रृंगारिक काव्य परंपरा का प्रारंभ माना जाता है आदिकाल के इन ग्रंथों से। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। यदि हम इसी क्रम में बात करें बसंत विलास की, जिसके रचनाकार अज्ञात हैं और 13वीं शताब्दी की रचना है, इस रचना में बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन किया गया है। और श्रृंगारिक काव्य का संपादन इस काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है और 84 दोहों को ही वे वास्तविक मानते हैं। और इसकी भाषा यदि देखें तो पिंगल सरस ब्रजभाषा का रूप लेती हुई दिखाई देती है। 13वीं शताब्दी की ये रचना है। इसी क्रम में जो लौकिक साहित्य के महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं वो विद्यापति की पदावली मानी जाती है, जो कि 14वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। ये श्रृंगार और भक्तिपरक मुक्तक काव्य है, जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहकर संबोधित किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। विद्यापति का समय हम देखते हैं तो 1360 से 1450 ईस्वी कहा गया है। और पंडित जो हरि मिश्र हैं वो इनके जो शिष्य माने जाते हैं। ये भी एक उल्लेखनीय तथ्य है। और कहा जाता है कि विद्यापति ने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की जो रचना है वो की है। पंडित हरि मिश्र शिष्य हैं। 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना, जिसमें संस्कृत शेव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक और वर्णकृत्य ये प्रमुख हैं। यदि अवहट में देखें तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी है। और मैथिली की बात करें तो पदावली और गोरक्ष विजय जो नाटक हैं वो इन्होंने मैथिली में लिखा है। यदि हम देखें तो गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में मिलता है और जो पद्य भाग है वो मैथिली में यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर इन रचनाओं में देखें तो विद्यापति की मैथिली में जो रचित पदावली है वो अत्यंत प्रसिद्ध रही है। और यहाँ पर हम देखें तो ये भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक, इसके लेकर भी विद्वानों में मत रहा, वहाँ पर अलग अलग वर्ग रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि कहते हैं। और यदि हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि यहाँ पर कहते हैं।
इसी के साथ मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेला कवि, दशावधान, पंचानन, इन सभी जो उपाधियों से भी यदि हम देखें तो विद्यापति को विभूषित किया गया है। मिथिला में भी इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो संत हैं या जो अन्य लोग हैं, वो इन्हें वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। तो अलग अलग मत हैं यहाँ पर। लौकिक काव्य और आदिकाल के ही यदि गद्य साहित्य की बात करें तो वहाँ पर उनकी भाषा पर प्राकृत की रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है और इसमें राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर प्रमुख हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह जो कुवलय माला है, जो कि उद्यतन सूरी द्वारा रचित है, 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, वो भी अपनी भाषा के कारण खासा चर्चित वहाँ पर रहा है और इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित जो भाषा है उसका प्रयोग भी वहाँ पर मिलता है। गद्य साहित्य में ही यदि हम बात करें, हम गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं, ये जो कुवलय माला है ये भी गद्य साहित्य का ग्रंथ है जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है। इसी तरह हम यदि राउलवेल की बात करें तो ये एक शिलांकित कृति है, गद्य पद्य मिश्रित रचना है, चंपू काव्य है, पूछा जाता है, रोड़ा इसके रचनाकार माने जाते हैं और ये 10वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। ये भी उल्लेखनीय बात है जो ध्यान रखी जानी चाहिए। संयोग श्रृंगार और नक्सिक परंपरा का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में नक्सिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ जो है वो राउलवेल से ही होता है। इसकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी आदि बोलियों का स्पष्ट प्रभाव है। कुछ विद्वानों ने इसकी भाषा में अवधि के प्रारंभिक रूप का भी दर्शन किया है। तो ये गद्य साहित्य में जब हम पढ़ रहे हैं तो कुवलय माला जो कि उदितन सूरी और राउलवेल जिसके रचनाकार रोड कवि या रोड़ा कवि माने जाते हैं। इसी तरह जो वर्ण रत्नाकर हैं जिसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं और जो 14वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी से 14वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का, भारतीय संस्कृति का यथार्थ अंकन किया गया है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है और मैथिली हिंदी में रचित ये ग्रंथ शब्दकोश की भांति प्रतीत होता है। तो एक तरह से शब्दकोश ये यहाँ पर माना गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है पंडित दामोदर शर्मा द्वारा विरचित है। 12वीं शताब्दी की ये रचना है यदि हम देखें इसे, और ये एक व्याकरण ग्रंथ माना गया है और बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर इस ग्रंथ में प्रकाश डाला है और व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित ये एक तरह का व्याकरण शास्त्र है। यदि हम देखें तो इस ग्रंथ द्वारा उस युग के काव्य रूपों की जानकारी होती है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस ग्रंथ को अत्यधिक जो महत्वपूर्ण रचना इसे मानते हैं। अब जो प्रश्न, जब हम आदिकाल को आज समापन की ओर ले जा रहे हैं तो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां पूछ ली जाती है। तो जो देवसेन जो महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं जिनकी रचना श्रावकाचार भी मानी जाती है, उनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर। वो यदि हम देखें तो ये यहाँ पर सरहपा की रचनाएं हैं, देवसेन की नहीं है। सरहपा की रचनाओं को यदि हम देखें तो वो लिखते हैं कि आगम वे है पुराण ही पानी माह वहंती। ये नेट जो है 2014 में पूछा गया है। ये प्रश्न किसकी पंक्तियां हैं? तो सरहपा की पंक्तियां हैं। इसी तरह ब्रह्मणे ही मजात ही भेऊ एवई पढ़िए चेऊ च बेऊ मस्टी पानी कुसलई पढ़त घर ही बैसी अग्गी हुणत। ये भी दिसंबर 2014 में प्रश्न पूछा गया है और इसके रचनाकार सरहपा है। इसी तरह अमीर खुसरो को लेकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें जो पंक्ति है सूनी सेज डरावन लागे बिरहा आगिन मोहि डस डस जाए। इसी तरह जो जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ किताब हिजरा न दारम ऐजा न लेहू काहे लगाए
पंक्तियाँ। तो ये जो है वो अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो अमीर जो गोरखनाथ की कुछ पंक्तियां हैं। इसी तरह चंद्रबरदाई की जो है पुस्तक जल्लन हत दे चली गजन नृपकाज, या फिर मनहु कला ससिभान कला 1600 बन्निए बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पिन्निए। इसी तरह जगनिक की जो पंक्तियां हैं वो पूछी गई है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 बरस लो जिए सियार। इसी तरह ढोला मारू र दूहा की जो पंक्तियां हैं, सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। इस प्रकार की पंक्तियां पूछी जाती है। खुसरो की अन्य जो पंक्तियां हैं, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। तो ये कुछ जो काव्य पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी बात हमने की है। किस ग्रंथ की कौन सी भाषा है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे कि यदि हम देखें तो कीर्तिलता की भाषा अवहट है। किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की, यदि हम देखें अमीर खुसरो, कुतुबन, अब्दुल रहमान, मंझन, तो यहाँ अब्दुल रहमान आते हैं। आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो यदि हम देखें तो वो विद्यापति को कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।